हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं 1 फरवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम देखने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले हमने 15 क्वेश्चंस को देख लिया था। अब देखते हैं हम आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से देख रहे हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण है। तो यहाँ पर देखिए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये किसका है। तो यहाँ पे लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य अवस्था के उच्च स्तर। तो इसका जरा एक्सप्लेनेशन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। कह रहा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार ADHD का प्रारूपिक लक्षण आवेगशीलता है। आवेगशीलता से ग्रसित व्यक्ति किसी कार्य को बिना पूर्व विचार किए करता है। आवेगशील व्यक्ति किसी तथ्य को प्राप्त करने में प्रतिबिंब या परिणामों पर विचार नहीं करते या परिणाम को तुरंत प्राप्त करने के लिए कुछ सोचे समझे ही फैसला करते हैं। जैसे और इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तताओं जैसे कि पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है। तो यहाँ पे कह रहा है अधिगम अशक्तता से जूझते सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम है। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंध और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। इसका सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। अधिगम अशक्तता में किसी प्रक्रम को पढ़ने में अधिक अक्षमता, गणित के सवाल को हल करने में अक्षमता, लिखने में अक्षमता इत्यादि विकार उत्पन्न होते हैं। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में सैमुअल किर्क द्वारा किया गया था। कुछ प्रमुख अधिगम अक्षमता इस प्रकार निम्न प्रकार से हैं। देखिए डिसलेक्सिया। पहले डिसलेक्सिया देखते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने संबंधी विकार। डिसकैलकुलिया, देखिए इसमें कैलकुलस यानी कैलकुलेट टाइप का वर्ड आ रहा है, तो गणित संबंधी है। डिसग्राफिया, ग्राफ हम बनाते हैं तो लिख के ऐसे मतलब जिस भी टाइप से ग्राफ बना रहे हैं तो उसमें लेखन करते हैं, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया हो जाएगा। डिसफेजिया वाक संबंधी क्षमता विकार होता है। डिस्प्रैक्सिया लेखन एवं चित्रांकन संबंधी। अफेजिया भाषा संबंधी। डिसआर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी विकार होता है। इस तरीके से इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आएगा और इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सा अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा। तो देखिए दृश्य गतिज व्याख्यान क्रिया आधारित बहुसंवेदी। तो यहाँ पर देखिए क्रिया आधारित जो है वो नहीं होगा, यानी सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए अधिगम का क्रिया आधारित प्रभावशाली नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है दृश्य गतिज व्याख्यान बहुसंवेदी या तीनों श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रभावशाली होता है। श्रवण बाधित से तात्पर्य वे बालक जिनको सुनने में क्षमता सामान्य बालकों से कम होती है। श्रवण बाधित दिव्यांगता का एक प्रकार है। कुछ प्रमुख दिव्यांग संस्थान दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे भारतीय दृष्टि दिव्यांगजन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय मानसिक बौद्धिक दिव्यांगजन संस्थान सिकंदराबाद है। राष्ट्रीय वाक और श्रवण दिव्यांगजन मुंबई में है। और फिर राष्ट्रीय अस्थि दिव्यांगजन कोलकाता में है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए। उत्तेजक वर्धक गतिविधियाँ, मानकीकृत परीक्षाओं को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीला पर रखना। तो यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कौन सा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मानकीकृत जो होता है वही आपको नहीं होना चाहिए, मतलब वो निगेटिव में आता है, यानी बी ऑप्शन तो राइट हो जाएगा। बाकी इसको आप पढ़ लीजिए कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना है, कदम नहीं अपनाया जाना चाहिए। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धिलब्धि 140 से अधिक होती है। इस तरीके से इसको आप एक्सप्लेनेशन बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते, देखिए स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी होगा।
अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, या फिर कह रहा है कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, या फिर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन तो ए हो जाएगा, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कह रहा है एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिगम उपागम में निरंतरता रखना प्रभावी होगा। समावेशी शिक्षा वह होती है जिसमें सामान्य बालक विशिष्ट बालक को एक साथ कक्षा में एक समय में तथा एक ही कक्षा में बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा प्रदान की जाती है। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता तभी दूर होती है जब सीखने की प्रक्रिया सतत चल रही होती है। इस तरीके से इसको हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता द्वारा। देखिए यही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अपने वातावरण के सक्रिय संलग्नता के द्वारा बच्चे सबसे बढ़िया तरीके से सीखेंगे। ये तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। बाकी आप एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है। जीवन से संबंधित होगी वो तो नहीं भूलेंगे। बी कह रहा प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, ये भी नहीं भूलेंगे। फिर क्या असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या फिर उदाहरणों का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए उदाहरणों का इस्तेमाल यानी ए, बी और डी, ये तो तीन होंगे नहीं, सी बचा, सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। अब देखिए जरा, विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो असंबंधित खंडों को प्रस्तुत की जाती है। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी उसी तथ्य को याद रखते हैं जो अधिगम से संबंधित हो। दिए गए अन्य विकल्प विद्यार्थी के स्मरण शक्ति से संबंधित हैं, जिससे विद्यार्थी को अपने पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? तो प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण पूछ रहा है। पौधरोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या है? भारत को आज़ादी कब मिली थी? अगला लीप ईयर किस वर्ष होगा? तो यहाँ पे देखिए प्रक्रियात्मक ज्ञान की बात करी जा रही है, यानी यहाँ पौधरोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान है। अब देखते हैं जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पौधरोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है। प्रक्रियात्मक ज्ञान वह है जो हमें बताता है कि चीज़ों को कैसे करना है, या अनिवार्य रूप से कौशल आधारित है, या विशिष्ट कौशल या कार्य को करने के ज्ञान है। इसमें अमूर्त एवं मौलिक चिंतन का प्रयोग होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक अन्य उदाहरण है साइकिल कैसे चलाई जाती है, इस तरीके से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है अधिगम को सुसाधित करने हेतु तो एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। संप्रत्य मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों को ज्ञान के सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। डी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, ये सबसे बढ़िया इसका सटीक ऑप्शन है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अधिगम को सुसाधित करने हेतु तो एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इसके विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन तथा मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती रहती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस करते हैं, तो आप क्या करेंगे? दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जोड़ देंगे, उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य कर रहने के निर्देश देंगे, ये भी नहीं होगा। उन्हें अपने दोस्त की कॉपी से उत्तर नकल करके, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी देखते हैं, उन्हें समान तरह की समस्याएँ जो उन्हें पहले से हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे, ये सही है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए जरा एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। कह रहा है आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप उन्हें समान तरह की समस्याएं जो उन्हें पहले से हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे। इससे विद्यार्थी में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा। विद्यार्थी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर सीखेगा और सवाल को हल करने में सफलता प्राप्त कर लेगा। इस तरीके से डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना होगा सीटेट में, वही आपका सही आंसर रहता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कह रहा है एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थियों को अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सकें। यहाँ पे कह रहा है रीज़न कह रहा है भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है।
तो देखिए यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। कक्षा का माहौल समरूपता के आधार पर होना चाहिए, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भ्रांतियों को व्यक्त करने का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। भ्रांतियों पर चर्चा करने से विद्यार्थियों के मन में जो भय बना रहता है वह दूर हो जाता है तथा अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर वृद्धि होती है। इसलिए ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, मीन्स ए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए यहाँ पर राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एक सेकेंड देख लेते हैं, हमने लास्ट क्वेश्चन था 26, हाँ 26 करवा दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से तभी अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश को महसूस करेंगे। देखिए कब वे आंतरिक रूप से कब अभिप्रेरित होंगे, जब वे निराशा होगी, उनमें शर्म होगी, कुंठा होगी, ये सभी निगेटिव हैं। क्या यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा? खुशी। जब वे खुशी महसूस करेंगे तभी आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे खुशी के भाव को महसूस करें। निराशा, शर्म, कुंठा यह भाव विद्यार्थी के सीखने के प्रक्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं। विद्यार्थी के अधिगम में वृद्धि हेतु विद्यालय तथा घर में सकारात्मक वातावरण का सृजन किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो देखिए महारत अभिमुखी, उनमें जो लक्ष्य निर्धारण की लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विद्यार्थियों में महारत अभिमुखी लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। कक्षा के दौरान छात्रों का लक्ष्य शैक्षिक गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन करना होता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए अपने शिक्षकों से प्रेरणा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करते तो छात्र निराशा व कुंठा से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा होने पर रोकने के लिए छात्रों को वांछित कौशल में प्रवीणता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुपोषण जो है ये नहीं करेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, और दंड ये गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सेकंड, विद्यार्थियों में सहभागिता और मेटाकॉग्निशन यानी अभिसंज्ञान। तो सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें कह रहा है अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले दो महत्वपूर्ण कारक हैं विद्यार्थियों में सहभागिता एवं अभिसंज्ञान। विद्यार्थियों में सहभागिता एनसीएफ 2005 ने यह स्पष्ट कर दिया था कि विद्यार्थियों को सीखने में सहभागीदारी शिक्षा में सर्वोत्तम परिणाम पाने की कुंजी है। परस्पर सहभागिता से छात्रों के अंदर भय, कुंठा, निराशा का भाव समाप्त होता है। विद्यालय में उन्हें जो सीखा है उसे आपसी सहभागिता से आत्मविश्वास भाव पनपने लगता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 देख लिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। एक बार जरा अभिसंज्ञान के बारे में पढ़ लेते हैं। अब अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में दूसरा कारक अभिसंज्ञान है। इसमें बालक को जब किसी विशिष्ट समस्या का समाधान करने के लिए कुछ कठिन तथ्य दिए जाते हैं तो वह कठिन तथ्य को हल करने में सामान्य चिंतन प्रक्रिया से हटकर एक सृजनात्मक चिंतन का प्रयोग करता है, तो वह मेटाकॉग्निशन अभिसंज्ञान की प्रक्रिया कहलाती है। मेटाकॉग्निशन के दो घटक होते हैं, अनुभूति के बारे में ज्ञान और अनुभूति का नियमन। अभिसंज्ञान एवं स्वयं की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें अधिक अमूर्त तार्किक चिंतन विनियमित किया जाता है। तो अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। विद्यार्थी द्वारा ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। देखिए विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे वो एक्टिव लर्नर होते हैं ना, तो यहाँ पे ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। विद्यार्थी ज्ञान सृजन की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनसीएफ 2005 ने भी यह स्वीकार किया है कि यदि विद्यार्थी एक सक्रिय अधिगम करता है, विद्यार्थी कक्षा में अगर अधिक सक्रिय है तो वह शिक्षक द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सृजन अधिक करता है। वहीं पर अगर विद्यार्थी कक्षा में निष्क्रिय, नगण्य और अधीन है तो वह ज्ञान का सृजन करने में असफलता प्राप्त करता है। तो ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आज के वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो इस पेपर के सीडीपी के 30 क्वेश्चन सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप पढ़ते रहिएगा वीडियो को खूब अच्छे से, और एक्सप्लेनेशन जो हम बताते हैं उसको ज़रूर पढ़िएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।